बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने सीखा कि डायमेंशंस क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए एक फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, यानी डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला हम सीखेंगे। इसके साथ साथ हम इस लेक्चर में लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पर भी बहस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। Students, we can develop a relation between physical quantities which depends upon each other if we have ideas about these physical quantities using dimension analysis. अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये इल्म हो कि वो किस तरह एक दूसरे पर डिपेंड करती है, तो हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम एक पॉसिबल फार्मूला भी बना सकते हैं। Students, let us derive a relation for time period of a simple pendulum. याद रखिए कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है उसको भी हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टाइम है उसका जो डायमेंशन है वो भी कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो चले स्टार्ट लेते हैं पहले स्टेप से, which says that we will see on which quantities the time period capital T of a simple pendulum depends upon। यानी हम देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। और जैसा पहले मैंने कहा कि जो कैपिटल टी है इट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम may depend upon मास ऑफ द बॉब, यानी जो बॉब है जिसको आपने लटकाया हुआ है स्ट्रिंग की मदद से, हम ये देखेंगे कि क्या उस मास पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है या नहीं। इट मे डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम में आल्सो डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है इट में डिपेंड अपॉन द एंगल थीटा विच बॉब मेक्स विद वर्टिकल, यानी बॉब को आपने उसके मीन पोजीशन से जिस एंगल के साथ आपने इसको डिस्प्लेस किया है उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो जो टाइम पीरियड है इट में डिपेंड अपॉन द एंगल थीटा। अब क्या वाकई जो टाइम पीरियड है वो मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है या नहीं, ये हमें इस जो टॉपिक है इसके आखिर में हम जान पाएंगे। तो इसी स्टेप को हम आगे ले चलते हैं। और जो ये हमने जितने भी जो हमने 4 फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र किया है कि जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है या नहीं, तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि t में बी प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ मास। इन दिस केस जो पावर ऑफ मास है उसको हमने a लिया है। एंड t में बी प्रोपोर्शनल टू द सम पावर ऑफ लेंथ, यहाँ पे लेंथ की पावर को हमने b कंसिडर किया है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि t में बी प्रोपोर्शनल टू दी सम पावर ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज c। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है इट मे डिपेंड अपॉन सम पावर ऑफ थीटा। इन दिस के जो थीटा की जो पावर है उसको हमने d लिया हुआ है। अब बजाय इन चारों के चारों स्टेटमेंट्स को अलग-अलग लिखने के हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। यानी t is proportional to the mass to the power a, length to the power b, gravitational acceleration to the power c और एंगल थीटा to the power d। और स्टूडेंट्स हमें पता है
कि जब हमारे पास प्रोपोर्शनल टी का साइन हो, जब हम उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसकी जगह हम इक्वल का साइन लिखते हैं और एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं कि कैपिटल टी इज इक्वल टू के एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी जी टू द पावर सी थीटा टू द पावर डी, और के जो है वो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, जो कि क्यों आया, क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमने इस प्रोपोर्शनल को, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा दिया है, जिसकी वजह से हमने इक्वल और कांस्टेंट के को यहाँ पे पुट किया है। अब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि ये के जो है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है हमेशा वो डायमेंशन लेस होता है। तो हम जब फार्मूला डेराइव करेंगे तो के को जो है हम इग्नोर करेंगे। तो चले आगे चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। नाउ वी विल राइट डाउन दी डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दी इक्वेशन। अब जो दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस है, दोनों को हम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ द टाइम पीरियड इज कैपिटल टी टू द पावर 1, या फिर अगर आप इस डायमेंशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर आप मास और लेंथ को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपने कैपिटल एम टू द पावर 0 और कैपिटल एल टू द पावर 0 भी लिखना होगा। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसके अफादियत का अंदाज़ा आपको आगे चलकर होगा। और अब हम बढ़ते हैं, जो डायमेंशन ऑफ द मास है हमें पता है कि इट इज़ कैपिटल एम, लेकिन अगर आपको याद होगा जो पिछले स्लाइड में कि जो मास था उसकी जो पावर थी हमने ए लगाया था, तो यहाँ पे जो कैपिटल एम है, ये जो कैपिटल एम है जो कि मास के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने इसके पावर को भी आपने ए लेना है। इसी तरह जो डायमेंशंस ऑफ द लेंथ है दैट विल बी कैपिटल एल टू द पावर बी। अब ये बी यहाँ पर कैसे आया है, पिछले स्लाइड में अगर आप गौर करो तो वहाँ पे जो लेंथ था उसका जो पावर था वो बी था, इसीलिए हमने यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ द लेंथ यानी कैपिटल एल है उसके पावर को भी हमने बी लिया हुआ है। और इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी कैपिटल एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -2, लेकिन पिछले स्लाइड में जो हमने जी की जो पावर जो हमने लिया था दैट वाज सी, तो हमने यहाँ पे जो होल पावर है वो सी यहाँ पे लिखा है। और लास्ट में जो थीटा है उसके भी डायमेंशन हम लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको समझाता जाऊं कि जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है विच इज़ इक्वल टू एस अपॉन आर। अब एस जो है वो आर्क लेंथ को शो करता है और रेडियस भी क्या है, ये भी लेंथ है। चूंकि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, लिहाजा जो थीटा है इट विल बी डायमेंशन लेस। तो चले हम इसको समझते हैं। देखिए थीटा के जो डायमेंशंस होंगे, यहाँ पे आर्क लेंथ है, चूंकि भी लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल टू द पावर 1 होगा, और नीचे रेडियस है ये भी लेंथ है, तो इसका भी जो डायमेंशन होगा दैट विल बी कैपिटल एल। अब उस आर्क की जो डायमेंशन है कैपिटल एल, जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, वो -1 बन जाएगी। तो जो कैपिटल एल टू द पावर 1 इंटू कैपिटल एल टू द पावर -1, जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास चूंकि दोनों यहाँ पे कैपिटल एल हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी 1 प्लस -1, जिसको हम सिंपल वर्ड में ये भी लिख सकते हैं कि 1 - 1। तो हमें पता है कि 1 - 1 0 होता है, लिहाजा जो डायमेंशन ऑफ थीटा है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एल टू द पावर 0, जिसको हम लोग 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 1 जो है इंटीजर है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायमेंशन लेस है, लिहाजा जब हम फार्मूला डेराइव करेंगे तो हम इस थीटा को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि इनके डायमेंशंस नहीं होते। स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस को लिखेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड पर आपको याद है कि हमारे पास टी मौजूद था, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी के जो हमने डायमेंशन निकाले थे दैट वाज कैपिटल एम टू द पावर 0, कैपिटल एल टू द पावर 0, कैपिटल टी टू द पावर 1, विच इज इक्वल टू,
अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास मास था जिसके डायमेंशन कैपिटल एम टू द पावर ए, और उसके साथ लेंथ भी था, और लेंथ के जो डायमेंशन थे दैट वाज कैपिटल एल टू द पावर बी, और फिर उसके साथ साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था उसके जो डायमेंशन थे दैट वाज कैपिटल एल टू द पावर 1, कैपिटल टी टू द पावर -2, और होल की जो पावर है उसको हम सी लेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो पावर था उसको हमने सी कंसिडर किया था। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ये डायमेंशंस है दोनों साइड के, ख़ास तौर पर जो राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस है उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है वो मैंने सेम एज इट इज़ इस तरह लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये जो कैपिटल एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -2 है, इन होल का पावर सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो सी है इस पावर को हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो डायमेंशंस है उस पर अप्लाई करेंगे। तो कैपिटल एल टू द पावर 1 को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम कैपिटल एल टू द पावर सी। इसी तरह कैपिटल टी टू द पावर -2 है, इसको जब हम पावर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल टी टू द पावर -2c। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप गौर करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस है वो इसी तरह मौजूद है, जबकि राइट हैंड साइड पर आप गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एल टू द पावर बी है और यहाँ पे कैपिटल एल टू द पावर सी है। तो दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी बी और सी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और कैपिटल एल को हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लिहाजा राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या बनेंगे, कैपिटल एम टू द पावर ए, कैपिटल एल टू द पावर ए प्लस बी, एंड कैपिटल टी टू द पावर -2c, ये सेम इसी तरह है, और ये पोर्शन भी हमारे पास सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो चेंजेस आए हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलेंगे, और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, वी विल कंपेयर द पावर्स ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स एज फॉलोज। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक जो टर्म है डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है, और इसकी पावर 0 है। यहाँ पे भी हमारे पास एक टर्म मौजूद है डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एम। इन दोनों के पावर को कंपेयर करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 0, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशंस ऑफ द लेंथ है इसका पावर b प्लस सी है, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द लेंथ है इसका पावर 0 है, तो हम लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। इसी तरह हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ टाइम है उसका पावर -2c है, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टाइम का पावर 1 है, तो हम -2c को जब कंपेयर करेंगे 1 के साथ तो हम लिखेंगे -2c इज इक्वल टू 1, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन 1 को गौर करेंगे तो इक्वेशन 1 इज b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b के साथ c जो है वो प्लस हो रहा है, अगर इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो इक्वेशन 1 जो है वो b इज इक्वल टू -c बन जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तरह ये -2c इज इक्वल टू 1 है, c को अगर हम अकेला छोड़ेंगे तो c के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आपको मिलेगा, यानी कि c इज इक्वल टू -1/2। पिछले स्लाइड में हम सीख चुके हैं कि b इज इक्वल टू -c, और जो c है दैट इज इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब है कि जो b होगा उस ये जो फार्मूला है b के लिए हम इसमें c की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी माइनस की जगह हमने माइनस को पुट किया, जबकि c की जगह उसकी वैल्यू जो कि -1/2 है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर पुट किया, यानी ये c की वैल्यू है -1/2। अब हमें पता है कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास जो आंसर है फिर वो प्लस में आएगा, यानी कि b इज इक्वल टू +1/2। अब हम आते हैं स्टेप 4 की तरफ। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि फाइनली वी पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1।
यानी जो हमने इक्वेशन 1 निकाली थी, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम जो m, l और g है इनके पावर को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिहाजा हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं कि कैपिटल T जो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को शो करें इज इक्वल टू k यानी कांस्टेंट। अब a इज इक्वल टू 0 है तो मैंने m की पावर को 0 लिखा। इसके बाद आपको याद होगा कि l का पावर जो हमने b लिया था, यहाँ पे b की वैल्यू 1/2 है तो l का जो पावर b है उसकी जगह मैंने 1/2 लिखा। इसी तरह g का जो पावर हमने लिया था वो c था और c की वैल्यू जो है वो -1/2 के इक्वल है, लिहाजा मैंने g के पावर को 1/2 लिखा। और थीटा चूंकि डायमेंशन लेस है लिहाजा हमने उनको इग्नोर कर दिया। स्टूडेंट्स एक बात माइंड में रखिए कि अगर कोई नंबर हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो और उसका जो पावर हो वो -1/2 हो, फॉर एग्जांपल इन दिस केस x रेज टू द पावर 1/2 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1/x√। और इसी तरह अगर x हो और उसकी पावर जो 1/2 हो तो हम लिख सकते हैं कि x रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। लिहाजा ये जो ऊपर इक्वेशन है फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि कैपिटल T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, L की पावर चूंकि 1/2 है प्लस 1/2 है तो हमने L को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो G है उसकी पावर -1/2 है, लिहाजा हमने 1/स्क्वायर रूट ऑफ G लिखा है। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट L/√G। और स्टूडेंट्स आपने जो स्क्वायर रूट के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें आपने सीखा होगा कि अगर दो क्वांटिटीज़ जो है एक दूसरे पर डिवाइड हो रही हो और दोनों स्क्वायर रूट में हो तो बजाय अलग-अलग स्क्वायर रूट हम उसको सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। लिहाजा जो कैपिटल T है जो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, दैट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर रूट L/G और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो इक्वेशन 2 है डियर स्टूडेंट्स, ये असल में फार्मूला है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है। Although it is a very useful technique, but it has some limitation which are as follows. Number 1, this method fails to determine the value of dimensionless constants. These constants can be determined either experimentally or by mathematical analysis. Dear students, इसका मतलब ये है कि आपने अभी पिछले टॉपिक में जो फार्मूला आपने डेराइव किया फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यानी कैपिटल T इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट L/G। इसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है के, इसकी वैल्यू को हम डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये जो के है जो कि असल में 2 पाई है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ही प्रूफ कर सकते हैं। हम इसकी जो वैल्यू है इसके यानी कांस्टेंट की जो कि 2 पाई है, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। स्टूडेंट दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि डायमेंशन एनालिसिस कांट बी यूज्ड टू रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि डायमेंशन एनालिसिस जो है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या लॉगरिथमिक या जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उस केसेस में हेल्पफुल नहीं होते हैं। Limitation number 3 says that this method does not indicate whether a given physical quantity is scalar or a vector. यानी कि इस डायमेंशन एनालिसिस की मदद से आप ये नहीं बता सकते कि जिस क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं जिसके हमने डायमेंशन लिखे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। आपको एग्जांपल नज़र आ रही है स्क्रीन पे। अब इस डायमेंशन से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये डायमेंशन ऑफ स्पीड है या डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है। डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ लिमिटेशन है वो ये है कि दिस मेथड डू नॉट ऑलवेज अश्योर द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मूला है फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि है कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G।
डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से अगर आप इसका जो होमोजेनिटी देखना चाहेंगे तो ये बिल्कुल होमोजीनियस इक्वेशन है, और फिजिकली भी, यानी कि ये फार्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो फिजिकली भी ये फार्मूला जो है वो करेक्ट होगा। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर हम इस फार्मूले को कुछ इस तरह लिखे कि कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, तो इस केस में अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए इस इक्वेशन की होमोजेनिटी देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन फिजिकली तौर पर इस डायमेंशन में जब आप किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना चाहेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वो जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी रॉन्ग। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जो फिफ्थ लिमिटेशन है उसकी तरफ। This method cannot be used to derive the exact form of a physical relation if quantity depends upon more than 3 physical quantities। यानी कि कोई भी अगर जो फिजिकल क्वांटिटी है अगर वो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो उसके लिए जो है आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप जो है फार्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते, आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 8 पार्ट बी, यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वगैरह है उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।